Hello and welcome everyone. This is CA Chinmay Pathak and welcome back to the part 2 of this unit 1 of chapter 6 business economics CA foundation सर। शुरू करते हैं सर। हमने रोका था एट द नेशनल इनकम इन इंडिया के मेजरमेंट का। तो सर इंडिया में नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, पहले कोई चीज बता देता हूँ सर। हमेशा याद रखना, लेबर लोग जाएंगे काम करेंगे और काम करके इनको मिलेंगे सर वेजेस। तो इसको हम कहेंगे सर इनकी इनकम हो गई, ठीक है। ये काम करेंगे ना सर, तो यहाँ पे कुछ गुड्स बनेंगे, कुछ सर्विसेज बनेंगे। तो इसको मैं कहता हूँ सर प्रोडक्शन। क्या कहता हूँ सर मैं? प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन, यही चीजें मार्केट में बिकेगी। मान लीजिए ये वर्कर्स लोगों ने जाके बनाया, फॉर एग्जांपल शर्ट्स बनाए, ठीक है। यही चीजें मार्केट में शर्ट्स बिके, बेचे जाएंगे शर्ट्स। और यही लेबर लोग या फिर यही लोग जाके ये शर्ट्स खरीदेंगे सर, दे विल बाय इट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे मुझे दिखता है लेबर का कुछ फैक्टर इनकम मिलती है जिसको मैं बोल सकता हूँ सर इनकम। यहाँ पे कोई चीज बन रही है तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर प्रोडक्शन। और यहाँ पे कोई खर्चा हो रहा है सर, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सपेंडिचर। तो एक देश के इनकम गिनने के तीन नजरिए हो सकते हैं, तीन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं सर। एक होता है सर प्रोडक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज, जो अपना सेकंड वाला पार्ट था। एक होता है सर जहाँ पे जो फर्म्स रहेंगी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करेगी। जैसे लैंड को रेंट देगी, लेबर्स को वेजेस देगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको कहते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेड पेमेंट मिलेगा, इनको इनकम मिलेगा सर। इसको हम बोलते हैं सर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, इसको कहा जाता है सर डिस्ट्रीब्यूशन मोड। ये प्रोडक्शन मोड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड होता है। और एंड में आ जाता है सर जब यही लोग जिनको इनकम मिली है, यही लोग इसको खर्चा करेंगे, डिस्पोज करेंगे, कंज्यूम करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। आपके पापा के पास जब सैलरी आ जाएगी, मान लीजिए 1 लाख रुपीज एक महीने की, तो या तो वो इसमें से 10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में डालेंगे। फिर मान लीजिए 20,000 रुपीज आपकी फीस भरेंगे, तो देखो कंजम्पशन किया। फिर मान लीजिए 10,000 रुपीज उन्होंने घर का ईएमआई भरा, तो वापस कंजम्पशन किया। तो एक इन्वेस्टमेंट होती है और एक डिस्पोजिशन या फिर कंजम्पशन होता है सर। तो इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन मेथड या फिर डिस्पोजिशन पॉइंट। तो अगर मैं आपको ना एक सिंगल लाइन में बताऊं, तो इसी को कहा जाता है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम कैसे फ्लो होती है? कोई जाके किसी चीज को बनाएगा, उसको उसको बनाने के पैसे मिलेंगे। बनाने की प्रोसेस में वो चीज, जो चीज बनेगी वो मार्केट में बिकेगी, तब वही जाके उसको खरीदेगा। तो ये पैसा घूमता रहता है सर, इसलिए सर्कुलर फ्लो है। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से वापस यहाँ पे। समझ रहे हो? आपने खरीदा तो खरीदने के बाद ये पैसा वापस किसके पास गया? प्रोड्यूसर्स के पास गया। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है सर। तो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर्स के आंखों से देखोगे तो वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, जो हमने पहले यूज किया था, देखो जीडीपी। तो ये क्या था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड आ गया। सेकंड आता है कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पापा, आप, मैं, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड, हम खर्चा करते हैं सर, इसको एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। तीसरा हो जाता है जो बनाने वाले, जैसे रिलायंस है, रेमंड है, ये लोग बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, इनके इधर लेबर्स लोग काम करते हैं, तो इन लेबर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट, जो जगह आप खरीद रेंट पे लिए हो, जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो मार्केट से उधार लेके, लोन लेके, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर इसको हम कहेंगे इनकम मेथड, क्योंकि उनको फैक्टर्स की इनकम मिलती है, उनको इनकम मिलता है काम करने के लिए। तो अगर आईसीआई के चार्ट के थ्रू चलेंगे तो तीन तरीके के मेथड है सर। एक होता है फेज ऑफ आउटपुट, जहां पे प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसको वैल्यू एडेड मेथड है, प्रोडक्ट मेथड कहा जाएगा। दूसरा आएगा फेज ऑफ इनकम, जहां पे इनकम अर्न करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा होता है डिस्पोजिशन, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या क्या होता है सर? पहले तो आउटपुट मेथड को अगर आप कंसीडर करोगे ना, तो आपको जो चीज मिलेगी दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। कितना प्रोडक्शन हुआ इस देश में, नेशनल इनकम उससे गिनेंगे। इनकम मेथड के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको समझेगा रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर से प्रोडक्शन को टोटल कितना इनकम मिला, उसके ऊपर देश की इनकम निकालेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड पे ध्यान दोगे तो फ्लो ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये आप उसमें से मेजर कर सकते हो। नेशनल इनकम ऐसे मेजर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट यानी जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर रोड बनाया ना सर, तो इसको हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन सरकार ने मान लीजिए फ्री फ्री में सिविल हेल्थ की कुछ चीजें दे दी, लोगों को फ्री में राशन बांटा, खाना बांटा, तो दिस इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का फर्क ऐसा होता है, देखेंगे थोड़ा आगे, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया ना म्यूचुअल फंड वगैरह। आउटपुट में आपको क्या करना है सर? जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, रिलायंस, रेमंड, जो भी है, जितने भी एक्सवाइजेड प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, उनको जो नेट वैल्यूज जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है ना सर, जितना प्रोडक्शन किया है, उसको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू एडेड। आप क्या कीजिए, फैक्टर्स ऑफ इनकम में जितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई देश में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के सर्विसेज के थ्रू, उसको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इनकम मेथड से नेशनल इनकम। और लास्ट हो जाता है जितना खर्चा किया जाता है एक देश में,
कौन कौन खर्चा करेगा सर? गवर्नमेंट करेगी, आप लोग, मैं करूंगा, कंज्यूमर करेंगे, हाउस होल्ड जो घर पे रहते हैं वो लोग करेंगे, एंड प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस मतलब ऑब्वियसली जो बिजनेस है वो भी तो खर्चा करेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट यूज करेगा, इनकर करेगा, फैक्टर कॉस्ट इनकर करेगा, असेट खरीदेगा, जो भी है। तो ऑल दिस स्पेंडिंग विल बी एडेड टुगेदर एंड विल गेट द डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे जब ये दो वर्ड यूज करे थे ना सर मैंने, डिस्पोजिशन, तो ये होता है फॉर गवर्नमेंट एंड फर्म्स जो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। कंजम्पशन किया जाता है जनरली बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स लाइक अस। रेलेवेंट नहीं है फॉर एग्जाम, लेकिन क्लैरिटी के लिए बता दिया। तो शुरू करते हैं सर यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे क्या करना है आपको? द वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज मतलब इस देश में जो, अगर आप कल सीए बन जाते हो, सीए बनने के बाद जब आप मान लीजिए जैसे बोट कंपनी है, बोट, ये कंपनी हेडफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है सर, तो इसको हम प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज बोलेंगे। ये एकदम आसानी से बताया। तो ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का जो जितना प्रोडक्शन रहेगा इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टेरिटरी, क्या बोल रहा हूँ सर मैं? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर अंदर जितना आप बना रहे हो, इंडिया की नेशनल इनकम गिन रहे हो तो उतना ही बनाना पड़ेगा, उसको ही गिनना पड़ेगा, बराबर। और इसमें से इंटरमीडिएट परचेसेस आपको लेस कर देने। फिर इंटरमीडिएट परचेसेस जैसे एक ए कंपनी है जो कॉटन को सेल करती है, फार्मर से परचेस करके कॉटन को सेल करती है, ठीक है। फिर एक बी कंपनी जो कॉटन को परचेस करके इसके शर्ट्स बनाती है। अब मैं बना बोल रहा हूँ शर्ट्स 100 बने, तो टोटल प्रोडक्शन इस देश में बना 100 शर्ट्स का, और मान लीजिए इसकी प्राइस 1000 रुपीज है, तो 10,000 का वैल्यू एडिशन हुआ, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। बच्चे 10,000 का नहीं हुआ, आपने कॉटन भी तो खरीदा ना, तो कॉटन मान लीजिए मैंने 100 कॉटन खरीदा जो कि 10 रुपीज का, तो 1000 रुपीज कॉटन पे खर्चा हुआ मेरा। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसको माइनस कर दो, तो नेट में वैल्यू एडिशन देश में सिर्फ 9,000 की हुई है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि डबल डबल काउंटिंग मत करो। अगर मैं ए को देखता हूँ तो 1,000 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है, बी को देखता हूँ तो सिर्फ 9,000 की हुई, तो टोटल प्रोडक्शन देश में 10,000 का हुआ है सर। टोटल प्रोडक्शन देश में 10,000 का हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन होता है ना, इसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को लेस कर देना है। देखते हैं हमको न्यूमेरिकल्स हम जब सॉल्व करने को आएंगे तो अपने को कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स में नहीं जाना है, अपने को सिर्फ फॉर्मूला को याद करना है, या फिर अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा लेस होगा। देखते हैं। फिर एक चीज हो जाती है सर, नेट वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला दिया है कैलकुलेट करने का। देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम लेस कर देते हैं ना इंटरमीडिएट परचेसेस, तो ये अनडुप्लीकेट हो जाएगा। अनडुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेशन नहीं होता है ना। मान लीजिए एक कंपनी ने 1,000 कॉटन को सेल किया, तो ये भी प्रोडक्शन में आ जाएगा। दूसरी कंपनी ने शर्ट बेचे 10,000 के, तो ये भी आ जाएगा। तो आप 11,000 बोल रहे हो देश का टोटल आउटपुट, लेकिन 11,000 नहीं बचे, सिर्फ 10,000 है। क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पे 1,000 बिलोंग्स टू कॉटन, ये इंटरमीडिएट है, इसको लेस करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो दैट इज अनडुप्लीकेटेड, मतलब जो डुप्लीकेट नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, कैस्केड नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं। तो स्टेप्स देखो, तो ये स्टेप्स आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना पड़ेगा। चलो मैंने ढूंढ लिया सर, मुझे दिखता है एक सीए है जो ऑडिट की सर्विसेज देता है, मुझे दिख गया कि कोई बंदा है जो कॉटन बनाता है, मुझे दिख गया कोई बंदा शर्ट्स बनाता है, कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, मुझे अलग अलग मिल गया, कोई एग्रीकल्चर में है। तो मैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बांट दूंगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो उनको पीएसटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, या फिर सर्विस सेक्टर, टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर में। वो करने के बाद मैं प्राइमरी सेक्टर में मेरे को लाखों यूनिट्स मिलेंगे सर, तो ये सेक्टर्स को अभी मैं सब सेक्टर्स में डिवाइड करूंगा। जैसे कि मुझे प्राइमरी सेक्टर में सब आ जाएंगे ना, एग्री आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, या फिर सेकेंडरी में मान लूंगा तो स्टील आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको डिवाइड करूंगा, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री को अलग करूंगा, फिर मैं स्टील को अलग करूंगा, फिर मैं प्लास्टिक को अलग करूंगा। तो दिस इज सब क्लासिफिकेशन, जिसको कहा जाता है सब सेक्टर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आइडेंटिफाई कर लिया, तो हर एक सेक्टर को, सब सेक्टर को मैं आपको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है सर। और इसी सब सेक्टर में आपको वापस इसको डिवाइड करना है इनटू कमोडिटी। सीमेंट में आ जाएगा सर रेडी मिक्स सीमेंट, जो बनाते आरएमसी की गाड़ियां घूमती है, देखो वो घूमता रहता है कंटिन्यूसली, वो वाला सीमेंट एक आ जाएगा कमोडिटी। फिर जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में एक आ जाएगा प्लास्टिक बॉल्स, एक आ जाएगा प्लास्टिक की एक्चुअली कमोडिटीज, मान लीजिए चेयर्स आ जाएगी प्लास्टिक। तो ऐसा कमोडिटी वाइज इसको डिवाइड करना है। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उनको डिवाइड करना है इनटू सेक्टर्स, सेक्टर्स को डिवाइड करना है इनटू सब सेक्टर्स, हर सब सेक्टर को डिवाइड करना है इनटू कमोडिटी ग्रुप या फिर सर्विस ग्रुप, प्रोडक्ट वाइज उस सब सेक्टर को भी आपको सर डिवाइड करना है। अगर मैं आगे चलता हूं तो मुझे दिखता है सर कि मुझे क्या करना है, इनमें से ग्रॉस वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करना है मार्केट प्राइस।
मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे सर? देखो मैं बोलता हूँ मैंने इस साल 10,000 रुपए किलो मान लीजिए एक्स कमोडिटी बनाई, तो ये हो गया मेरा इस साल का आउटपुट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस समझ मान लीजिए इसका 5 रुपए है सर, तो मेरा इस साल का प्रोडक्शन हो गया 50,000 रुपीज का। इसमें से एक चीज अपने को हमेशा लेस करनी होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये 10,000 किलो एक्स बनाने के लिए 2,000 किलो मैंने वाई यूज किया था, जो 2 रुपए को मिलता है। तो मैंने टोटल 4,000 रुपए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मैं इसमें से लेस कर दूंगा सर। ये मुझे चाहिए ही नहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसमें हमेशा याद करना, हमेशा याद रखना है कि जो ये जो आ जाएगा ना मेरा 46,000, ये बन जाएगा सर मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस क्यों? देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस यूज किया, इसका भी मार्केट प्राइस यूज, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढना होता है पता है? चुपचाप क्या करने का, जितना आपका सेल्स हुआ है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। सर क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया? अरे मेरे बेटे, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो सेल नहीं हुआ इस साल, जो पड़ा हुआ है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। या फिर मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे क्या करना है, जो मेरा सेल्स हुआ है ना उसमें से चेंजेस इन स्टॉक माइनस कर देना है। देखो हाँ, चेंजेस इन स्टॉक मतलब क्या होता है, आपको बताता हूँ मैं चेंजेस इन स्टॉक क्या होता है। एक मैंने जो प्रोडक्शन किया इस बार, मान लीजिए मैंने 1,000 किलो का प्रोडक्शन किया, इसमें से 200 किलो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब पड़ा था इस बार अनसोल्ड है, और 10 किलोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था। तो देखो ओपनिंग स्टॉक वो चीज है जो पिछले साल बिकी नहीं है इसलिए इस साल आ गई, और क्लोजिंग स्टॉक वो चीज है जो इस साल बनाई गई लेकिन बिकेगी अगली साल। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ सर, मेरा इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। ओपनिंग स्टॉक मेरा इस साल प्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इस साल प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो 1,000 किलोज है ना सर मेरा, या फिर एक और अच्छे से बताता हूँ, पीएनएल के थ्रू बताता हूँ। मेरा सेल्स हुआ है 100 किलोज, मेरा ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था 10 किलोज, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है सर 3 किलोज। तो इससे मुझे इतना तो समझ है, मुझे समझता है कि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है सर, मतलब मैं कितना प्रोडक्शन कर पाया हूँ। तो जितना मैंने बेचा इस साल वो तो 100% मेरा प्रोडक्शन है, 100% मेरा प्रोडक्शन है। इसमें से मैं हटाऊंगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पिछले साल बनाया था सर, तो इस साल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक भी इसी साल बनाया होगा इसलिए यहाँ पे आया, इसलिए इसमें 3 किलो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा। तो ये जो पार्ट बना ना सर आपका, ये पार्ट को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। इसको हम कहते हैं सर चेंजेस इन स्टॉक। अगर फिर भी नहीं समझा तो नीचे इलस्ट्रेशन करेंगे, वहां पे बहुत अच्छे से समझेगा सर। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, चेंजेस इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो इस साल बना है। जो इस साल बना है उतना ही मुझे यहाँ पे लेना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ सर। सेल्स में करना है, और ये सारी एंट्रीज सेल्स में करनी है। अगर आपको पता है इस साल आपने कितना प्रोडक्शन किया, तो आपको ये कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं पीएनएल के थ्रू जाता हूँ, मुझे सेल्स दिखता है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, ओपनिंग स्टॉक दिखता है, तब मैं बोलता हूँ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर, ओपनिंग स्टॉक लेस कर, तुझे मिल जाएगा कि तू इस साल कितना बनाया, तो इस साल कितना बनाया। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, देखेंगे हम नीचे जाके। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम रहेगा ओपनिंग स्टॉक से नेगेटिव होगा, नीचे देखेंगे, इलस्ट्रेशन में देखेंगे। फिलहाल के लिए आंखें बंद करके सिर्फ इतना समझ लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा माइनस कर देना, आपको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट। ये चीजें हैं कुछ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको टोटल परचेसेस दिया है तो मान लेना है टोटल परचेसेस में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है। इंपोर्ट्स यार, अरे मैं विदेश से मंगाता हूँ कुछ चीजें खरीदता हूँ, तो टोटल परचेस दिया है तो ऐसा अज्यूम करना इंपोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड है इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मुझे टोटल परचेसेस दिया है मान लीजिए 1,000 किलो, ठीक है, और मेरा इंपोर्ट्स का वैल्यू दिया है मान लीजिए 200 किलो, ठीक है। तो अगर टोटल परचेज दिया है 1,000 किलो और इंपोर्ट्स का वैल्यू 200 किलो दिया है, मैं क्या करता हूं सर, मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करना है, बराबर। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना, टोटल परचेसेस तो मुझे लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, तो मैं खरीद के आगे कुछ बना रहा हूँ। और इंपोर्ट्स भी मेरे परचेसेस है, ये भी मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। लेकिन अगर नाम यूज किया टोटल परचेस, तो ऐसा मानना है ये इंपोर्ट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और सिर्फ 1,000 रुपीज लेस करने हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत रेलेवेंट है। सेकेंड चीज, अगर डोमेस्टिक परचेसेस लिखा है, वर्ड वर्ड यूज किया डोमेस्टिक परचेसेस, तो इसका तो मतलब है सर कि जो इंडिया में परचेस किया उतना ही आया है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे सर, फिर इंपोर्ट्स को चुपचाप परचेसेस में ऐड करके टोटल परचेसेस, या फिर मैं बोलूंगा टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेंगे। तो टोटल परचेस लिखा है तो उसमें सब आ गया मानेंगे, अगर सिर्फ डोमेस्टिक परचेस लिखा है तो इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा।
सेम टू सेम अगर सेल्स लिखा है, सिर्फ सेल्स लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा, तो हम मानेंगे कि उसमें इंडियन सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स दोनों एडेड है, तो हमें कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सपोर्ट सेल्स ऐड करेंगे। तो आगे चलते हैं सर, थर्ड स्टेप इसमें आ जाएगा सर आपका, ये तो सिर्फ का ग्रॉस वैल्यू एडेड आया अभी तक। अभी तक नेशनल इनकम कहाँ आया, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होता है, सबको पता है नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बताया था मैंने। अगर भूल गए रहेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सर ये, कि नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तो जो मैंने आपको निकालने को बोला कि चलो सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें तो मुझे क्या मिला, सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस मुझे मिला है, मुझे यहाँ से ट्रेवल करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो पहले मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने पड़ेंगे। किया है हमने ये, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का जर्नी, वापस भूल गए रहेंगे तो बता देता हूं, वापस जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे वापस वापस बताना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये भूल नहीं जाना आप लोग। देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। फैक्टर कॉस्ट यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, इनको जो पैसा आप पे किए हो। तो मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने पड़ेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। या आप इसके थ्रू चलते चलो। फिर सेकंड चीज मुझे क्या करनी है, जी को एन में बदलना है, ग्रॉस को नेट करना है तो डेप्रिसिएशन मुझे लेस करना पड़ेगा सर। और यहाँ पे मुझे नेशनल भी करना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें मैं जीवीए में कर देता हूँ, मेरे को नेशनल इनकम मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, आपको मिलेगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। देखो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक फैक्टर में एनएफआई नेशनल फॉरेन इनकम ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, आपको मिलेगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो किसी को अगर ये वाला इक्वेशन नहीं समझे तो जो मैंने बताया ना वैसे करेंगे तो भी चलेगा सर। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटाना है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हटाने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना, आपको मिलेगा नेशनल इनकम। नीचे सम करेंगे तो आईसीएस सब कैलकुलेट करता है, मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता, मैं सीधा मेरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है। देखेंगे नीचे, देखो हमें क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड सारे सब सेक्टर्स की लेनी है, उसको ऐड कर दोगे तो आपको सेक्टर का नेट वैल्यू एडिशन मिलेगा। सेम टू सेम आप सारे सेक्टर्स का नेट वैल्यू एडिशन ऐड करोगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दो, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। इसमें और कुछ चीजें ऐड करनी होती है सर, देखो चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया, फिर ये होता है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज हाउस होल्ड। ये क्या होता है ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मैंने मशीन बनाया खुद के लिए ताकि मैं इसमें से अगरबत्ती बना सकूं, इंसेंस स्टिक्स, तो दिस इज कॉल्ड एज ओन अकाउंट प्रोडक्शन। तो इसको भी ऐड करना है सर, इसमें दिया होगा पेपर में तो नहीं आएगा जनरली। ये आता है इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड मतलब क्या, मैंने मान लीजिए 10,000 किलोज के इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती बनाई, इसमें से मैंने 3,000 मेरे खुद के लिए रख ली, बोला मैं मेरे दोस्तों को बांटूंगा, मंदिर में बांटूंगा, मेरी मर्जी है, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकाल लिया सर। तो इसको भी आपको क्या करना है सर, इसको भी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना है। सिर्फ 10 पूरा 10,000 ले लो, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब अब मैंने खुद को यूज किया तो इसका मार्केट इसका एक्चुअल सेल्स हुआ नहीं है, तो इसको इम्प्यूटेड बोलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये इसको मार्केट में बेचता तो कितने रुपए मिलते, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी ऐड करो। सेम मैं मेरा खुद का घर यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ता, बराबर। लेकिन ये बोलता हूँ इम्प्यूटेड इम्प्यूटेड रेंट ले लो, क्यों सर, अगर ये घर में अगर मैं किसी और का यूज करता तो मुझे कितना रेंट लगता, उस हिसाब से इम्प्यूटेड रेंट ले लेना चाहिए। ये चीजें भी आपको इसमें ऐड कर देनी है सर, क्यों, अब बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला ये चीजें करने के लिए, ये चीजें आप करोगे तो इससे अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो दीज आर द थिंग्स जिससे एक्चुअली आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलेगा। क्योंकि देखो ना, आपने खुद का घर यूज किया इसका मतलब ऐसा थोड़ी आपको खर्चा नहीं आया, आपको खर्चा आया, सिर्फ ऐसा है खुद का घर है तो आपने रेंट नहीं पे किया। तो बेसिकली द इकोनॉमी इज ट्राइंग टू असेस एक्चुअल मार्केट वैल्यू कि अगर कोई आदमी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली काम करता तो कितना उसको नेट वैल्यू एडिशन होती। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, पेपर में एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा। सेकेंड चीज आती सर मेरे सामने इनकम मेथड, मतलब जो आपके हम लोग काम कर रहे हैं हमको फैक्टर इनकम मिलती है, तो इसके थ्रू नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है।
फैक्टर इनकम मेथड में क्या करना है, सिर्फ फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ऐसे इसको नाम दिया गया है, फैक्टर पेमेंट मेथड डिस्ट्रीब्यूट दूसरा नाम है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, जितने लोगों को जो भी फैक्टर इनकम्स मिली उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि सर वेजेस मिलते, सैलरीज मिलती, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको ऐड कर दोगे। इसको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा टोटल इनकम। याद रखना, इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों की इनकम आ जाएगी। नॉन रेसिडेंट मतलब बिल गेट्स की इनकम इंडिया में ऐड करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया में आके कोई नॉन रेसिडेंट काम करके पैसे कमा रहा है तो उसकी इनकम बोल रहा हूँ, इंडिया की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं ना सर। तो देखिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स इनकम पेड आउट ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से सर, क्यों, यही तो मेरा नेशनल इनकम है। तो एनडीपी से फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मुझे, और एनीवेज में फैक्टर इनकम को ऐड कर रहा हूं तो दिस इज एनीवेज फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस नहीं है। एनडीपी से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जाना है तो सेकंड लेटर बदलना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा। अगर मुझे इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना रहेगा तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज, फिर जो रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, जो ये रिप होता है ना सर, रिप, इसी को ओएस कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रिप, रिप यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और जिनकी इनकम हम असेस नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड क्या बोलते हैं उसको, सैलरी, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको भी ऐड कर दो। और फॉरेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें ऐड कर दो सर, आपको मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो आईसीआई का बुक पढ़ोगे ना पागल हो जाओगे, उसमें इतना अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं किया जो मेरे नोट्स में किया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा सर, इनकम्स अर्न्ड बाय प्राइमरी फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड करो, वेजेस, सैलरीज, बोनस, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड। आपने किसी से काम करवाया, उसको पैसे नहीं दिए, उसको कुछ मान लीजिए गाड़ी दे दी, तो कंसिडरेशन इन काइंड है तो उसका भी वैल्यू ले लेना है आपको, यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर एक चीज डियरनेस अलाउंस क्या होता है सर, जब आप सीए बन जाओगे आपको सैलरी देंगे ना, तो सैलरी के साथ एक कंपोनेंट आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, कि आपने आपका काम नहीं चूज करते हुए कंपनी को चूज करा फॉर वर्किंग, तो एट इज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, तो इसको भी ऐड कर देंगे। नॉन लेबर इनकम जैसे कि रेंट है, एक्चुअल भी इम्प्यूटेड भी, एक्चुअल मतलब आपने सच में भाड़े पे लिया है कुछ तो वो भाड़ा भी आ जाएगा सर। इम्प्यूटेड मींस यू आर नॉट टेकन समथिंग ऑन रेंट, यू आर आप आपके ही घर में काम कर रहे हो, आपकी ही प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो, तो इम्प्यूटेड रेंट आ जाएगा। रॉयल्टी, किसी का नाम यूज कर रहे हो, किसी के ब्रांड वैल्यू यूज कर रहे हो, उसको रॉयल्टी पे कर रहे हो, नॉन लेबर इनकम है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, आपने प्रोडक्शन के लिए लोन लिया, सीसी लोन, ओडी लोन, प्रोडक्शन के लिए लिया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। डिविडेंड्स, आपको कुछ डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है, आपको कुछ डिविडेंड मिल जाता है तो वो डिविडेंड भी इसमें ऐड हो जाएगा सर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस बिफोर टैक्सेस, यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ये कौन सा इंटरेस्ट है पता है, जो आप लोग पे कर रहे हो टू बैंक, तो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है ना बैंक को, बैंक की ये इनकम है सर, तो इसको ऐड करना है, इसको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन बिफोर टैक्सेस, कंपनी को डिविडेंड्स मिले, डिविडेंड कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सॉरी प्रॉफिट कमाया, लेकिन बांटा ही नहीं, खुद के पास रखा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट, इसको ऐड कर देना है। प्रॉफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस एंड ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, यहाँ पे है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपने बांटा ही नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको बांटने की जरूरत ही नहीं थी, आप प्रोप्राइटरी फर्म हो मान लीजिए, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज मतलब क्या, प्रोप्राइटरी वगैरह फर्म हो, तो आपका प्रॉफिट जो भी आप कमाओगे बांटने की जरूरत थोड़ी, वो तो आपका ही है, तो वो एक्स में ऐड हो जाएगा, और गवर्नमेंट एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। देन कमीशन, ब्रोकरेज, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। मिक्स्ड इनकम भी इंक्लूड होगी सर, मिक्स्ड इनकम मतलब मैंने पहले ही बताया, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, बार्बर, ट्रेडर, प्रोप्राइटरी, ऐसे लोग जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इनकम इनटू डिफरेंट क्लासेस, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। एक्सक्लूड क्या करेंगे सर इसमें से, हम इसमें से एक्सक्लूड, किस में से बात कर रहा हूं मैं, इसमें से बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे क्या क्या नहीं लेंगे सर, हम रिटायर्ड लोगों की पेंशन नहीं लेंगे, हम जो गवर्नमेंट पब्लिक डेट पे पैसा गवर्नमेंट पे करेगी, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, ये यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, इसको लेस कर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन, जी यहाँ पे आप प्रोड्यूसर्स ने बैंक को लोन दिया, वो ऐड किया बैंक के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स पे कर रहे हैं तो उसको हम लेस करेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन्स। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भरा है, वो भी लेस कर दीजिए। कैपिटल गेन्स प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता, मैंने लैंड खरीदी थी, मैंने बेच दी, इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके ऊपर मुझे कुछ गेन हुआ, 100 को खरीदी 150 को बेची तो 50 रुपए गेन हुआ, इसको भी यहाँ पे हमको लेस करना है, आपको नहीं पकड़ना है। विंडफॉल प्रॉफिट जैसे यूएस यूके में अचानक से ठंडी पड़ जाती है सर, तो व्हेन विंटर कम्स ना, जो ऑयल कंपनीज होती है उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे इसको कहते हैं विंडफॉल। विंडफॉल मतलब ऐसा टाइम, ऐसा वक्त जहां पे आपको पता नहीं था आपको प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन आपको अनगिनत प्रॉफिट हो गए। जनरल प्रॉफिट होता है 8%, 10%, जैसे कोविड में मान लीजिए, कोविड के दौरान मेडिकल फार्मा सेक्टर अचानक से बढ़ गया बहुत,
बहुत ज्यादा पैसे कमाए, उसको कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। इसको भी यहाँ से हटाना है सर। ट्रांसफर इनकम्स को हटाना है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को हटाना है, सेकंड हैंड को हम नया प्रोडक्शन नहीं मानते। फाइनेंशियल एसेट, शेयर है, सिक्योरिटीज है, डिवेंचर से, डिपॉजिट से, इनको सेल कर रहे हो, इसको हटाना है यहाँ से। पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, मैंने पैसे बचा के रखे थे, इस बार मैंने किसी को उसमें से कुछ पेमेंट किया, इसको भी यहाँ से आपको हटाना है सर। तो ये सारी चीजें एक्सक्लूड करनी, माइनस करनी, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी, प्लस करनी है। आगे बढ़ेंगे सर एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? आप लोग खर्चा कर रहे हो ना, दैट इज एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। तो ये भी आएगा ऑलवेज जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही आने वाला है सर ये। क्यों? अरे आप जो खर्चा कर रहे हो, आप कुछ की चीज खरीदोगे तो आप किस पे खरीदोगे? एट मार्केट प्राइस। और जो आप खरीद रहे हो वही तो चीजें बन रही है, प्रोडक्शन सर्विसेज, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसमें भी ना दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी, जो आप लोग, मैं लोग करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं, हम रिलायंस वगैरह, ठीक है। और दूसरा होता है गवर्नमेंट खर्चा करती, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करती है सर? डिफेंस पे करती है, पुलिस पे करती है, फिर हेल्थ केयर पे करती है, रोड पे करती है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको, तीन वर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पे आप कोई चीज खरीद रहे हो, पैसा पूरा खत्म कर रहे हो आप। मैं मान लीजिए कोई, जैसे आप लोगों ने कोई चीज खरीदी, अपने शर्ट खरीद और यूज कर ले रहे, कंजम्पशन। दूसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो सर, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड में, रेलवे, एयरपोर्ट्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसको कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब मैं बाहर जो सेल कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपोर्ट्स है, बाहर से कुछ मैं माल मंगवा रहा हूँ उसको इंपोर्ट्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स हटा दोगे तो आपको मिलेगा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सर नेट एक्सपोर्ट्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट्स 50 रुपए की लेकिन इंपोर्ट ज्यादा किया तो नेगेटिव एक्सपोर्ट्स आ गए, लेकिन मैंने एक्सपोर्ट ज्यादा किए तो 50 रुपए पॉजिटिव मेरा एक्सपोर्ट आ गया, इसको नेट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। तो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं सर। यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सर बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑल फाइनल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड एंड नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द मार्केट प्राइस, और उसको ऐड कर दोगे सबका तो मिल जाएगा सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इसमें क्या क्या आएगा सर? आप लोग खुद के कंजम्पशन के लिए चीज बटर जो खरीद रहे हो, ठीक है, बाय हाउस होल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इसको इसके ऊपर का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज विच वन हाउस होल्ड रेंडर्स टू अदर, डोमेस्टिक सर्विसेज, काम वाली भाई आती है, काम करके चली जाती है, दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सर्विसेज, जो एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड को देता है सर। somebody comes and work at your home like a servant, driver, so in that case you have to add those payments made to them, that is also your consumption expenditure। and net expenditure on foreign financial asset or net foreign investment। फॉरेन फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या होता है सर? आप लोगों ने किसी फॉरेन कंपनी के क्या मतलब फॉरेन फाइनेंशियल एसेट को मैं और अच्छे से कैसे बताऊं, इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए आपने फॉरेन में किसी लैंड की, फॉरेन में एक हाउस खरीद के रखा है, एक घर खरीदा, उसको रेंट पे दिया है, ठीक है, तो यू आर गेटिंग सम इनकम ऑन इट, यू आर गेटिंग सम इनकम ऑन इट। तो चलो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आपको इनकम मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर करोगे ना, ये घर खरीदने से लेके, घर खरीदने का नहीं बोल सकता, लेकिन घर का रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बाकी की सारी चीजें हो गई, दैट इज कॉल्ड एज सर एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा है मैं इतना बताऊंगा, सिर्फ कोई तो पता होना चाहिए, नेट फॉरेन फाइनेंशियल एसेट और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे नेट एक्सपेंडिचर जो करोगे वो इसमें ऐड कर देना है सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जिस मिनट में आपसे सम करवाऊंगा ना नीचे, आपको लगेगा कि सर कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है। अभी आपको लग सकता है कि सर ये थोड़ा थोड़ा रिस्की हो रहा है लर्न करने को, लेकिन वैसा बिल्कुल आपके साथ होगा नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, लैंड और बिल्डिंग्स अगर आपने खरीदी है फिर कंस्ट्रक्ट करी है तो उसके ऊपर का खर्चा लेस कर देना है सर। क्यों? अरे ये थोड़ी ना आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल हो गया। आपने लैंड बनाई तो वो बन के रह गई, लैंड बनाई मतलब बिल्डिंग बनाई, तो बन के रह गई वहां पे 10 15 20 साल, वो हिलने नहीं वाली वहां से, तो उसके ऊपर का खर्चा यहाँ से लेस कर देना, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा होता है सर? डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, खर्चा बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं। दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट पेंशन भी देती है, गवर्नमेंट गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बाबा तू बेरोजगार है ले महीने के 200 रुपए, तो ये सारी इसमें नहीं आएंगे सर। क्यों? अरे गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना, ये प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है गवर्नमेंट का, अनप्रोडक्टिव खर्चा है। पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर हो चुका, सर्विस भी नहीं दे रहा फिर भी सैलरी ले रहा है, पेंशन ले रहा है, बेसिकली दीज आर अनप्रोडक्टिव सर्विसेज, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक तरीके से बोलना चाहता है डेप्रिसिएशन,
या मैं उसको और अच्छे से बताऊं तो इस देश में कितना रोड बना, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, देश में कितने एयरपोर्ट्स बने, कितना खर्चा हुआ, प्राइवेट लोगों ने कितने मशीनरीज खरीदी, मशीनरीज बनाई, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री and it is not consumed sir, but it is added to the nation's fixed tangible assets and stock। देश की मशीनरी में, देश के स्टॉक्स में, देश के टेंजिबल एसेट्स में एडिशन हो जाता है। तो देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी आ जाता है, बराबर। खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मशीनरी खुद के लिए बना रहा हूँ, ओन प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल सच एज ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, ये सब भी इसमें ऐड हो जाएगा। ज्वेलरी खरीद रहे हो, वर्क्स ऑफ आर्ट्स खरीद रहे हो, पेंटिंग खरीद रहे हो, एंटिक खरीद रहे हो, दिस इज अगेन अ सर इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट कंजम्पशन। तो इसको निकालते कैसे, देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो अपन लोग करते हैं, जीडीएफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन में गवर्नमेंट का कंजम्पशन और प्राइवेट का कंजम्पशन आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में भी अपना सबका कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सर। एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स इसमें ऐड कर देने। अगर दूसरे पॉइंट से बताऊं तो जीएनपी मार्केट प्राइस, तो देखो यहाँ पे एनसीडी पे जा रहे हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ डी से एन पे जा रहे हैं, मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है सर, अभी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना रहेगा, तो हम इसमें से सिर्फ नेट इंडेड टैक्सेस लेस कर देंगे। तो ये हो गया एक तरीके से। और यहाँ से नेशनल इनकम तक जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो। मैं क्या करूंगा, सीधा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, सीधा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालूंगा और उसमें नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दूंगा, नेट इंडेड टैक्सेस और डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब एक नई चीज होती है सर, नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, नेट नेशनल प्रोडक्ट यूजिंग फैक्टर कॉस्ट। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर हम निकाल रहे हैं ना, अभी से इतना बात कर रहे थे, तो इससे फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोलते हैं सर, इंडिया काफी डाइवर्स नेशन है। इस देश में, इंडिया में लोग रिटर्न्स भरते नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते नहीं, तो लोगों की इनकम हमें पता नहीं चलती। जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती है जहाँ पे रिटर्न टाइम भरा जाता है, लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं, तो वहां पे ये इनकम मेथड सबसे सुटेबल है। लेकिन इंडिया में यार कोई बता ही नहीं रहा अपना इनकम कितना है, तो इंडिया में ऐसा हो जाता है सर कि इंडिया में लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नो देयर इनकम्स एंड इनकम मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट। इंडिया काफी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे बहुत तरह तरह के सेक्टर है, देयर इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सो वी कैन नॉट गो बाय द इनकम मेथड। तो दैट्स व्हाई इंडिया में हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं सर, कोई बता सकता है विच मेथड डू वी यूज। देखा जाए तो इंडिया इज अनेबल टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ओनली बाय वन मेथड, सो वी कैन नॉट यूज ओनली वन मेथड, इसीलिए आप लोगों को इतना जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब पढ़ना पड़ा। So we cannot use one method like income method, expenditure method या output method. We have to use multiple methods to estimate our income. तो चलते हैं सर इलस्ट्रेशंस पे। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग में था। तो प्रोडक्शन में मुझे सबसे पहले मेरा सेल्स चाहिए सर, मैंने कितना माल बेचा, मैंने बेचा 700 का, ठीक है सर, 700 करोड़ का। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 500 का, मैं ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 400 का, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दूंगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा माइनस होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 700 में से 500 गए 200, 200 प्लस 400 600, 600 में से 300 गए 300 एंड 50, तो 250 करोड़ इज माय ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यही तो हमने निकाला ना वैल्यू एडेड मेथड पे, जो निकलता है दैट इज जीवी एट मार्केट प्राइस। 250 करोड़ मुझे मिला, और मुझे निकालना नेशनल इनकम है सर, हमेशा याद रखना नेशनल इनकम यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीवीए से मुझे एनएनपी पे जाना है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 250 करोड़ है, एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो सबसे पहले आई विल रिड्यूस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है सर। पी से एन पे जाना है, तो मैं सबसे पहले क्या हटाऊंगा, यहाँ से यहाँ पे ऐड कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके सर। जी से एन पे जाना है, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा सर डेप्रिसिएशन, तो मुझे मिल जाएगा नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 30 का, आई विल ऐड 30। मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एक्साइज टैक्स 110 का है, सब्सिडीज 50 की है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हो गया सर मेरा, ये हो जाता है 60। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप यहाँ पे 60 रुपीज यहाँ से लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन किधर है, डेप्रिसिएशन 150, मैं डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस कर दूंगा। चलो देखते हैं आता है क्या मेरा, मेरे मेथड से आंसर आता है क्या। 60 प्लस 60 माइनस 30, तो दिस इज -30, -30 -180, 250 में से 180 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 70, तो 70 करोड़ इज माई इनकम। देखो आ गया नेशनल इनकम। तो ये देखो कितना आसान है, सेम मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज करी और मेरा आंसर आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग यानी रिप,
रीप एंड रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे रेंट कितना है 400, इंटरेस्ट कितना है 300, प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट ही नहीं है मेरे पास, प्रॉफिट ही नहीं है मेरे पास, बाप रे। तो यहाँ पे हम सीधा रिप नहीं निकाल सकते, ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा अपन निकाल नहीं सकते, अपने को जाना पड़ेगा यूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड। क्या करना पड़ेगा सर अपने को यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल फर्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए मेरे पास काफी 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 मेथड्स हैं। जैसे आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, वी हैव यूज्ड दिस मेथड बिफोर आल्सो। देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस एडेड होता है। तो अगर मुझे किसी तरीके से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया, नेशनल इनकम मिल गई ना, तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत आसानी से निकाल पाऊंगा। तो देखो क्या करना चाहिए यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखता है सर सेल्स मेरे पास है, चलो मैं लिख लेता हूँ सेल्स। इसमें से मुझे क्या करना है, मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक किधर है, मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया यार, ठीक है क्या दिया है फिर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, चलो 600 लेस कर देता हूँ। बाकी कुछ बताया नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया नहीं। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब स्टॉक में चेंज हुआ नहीं। तो 3400 बिकम्स माई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो आपकी विश्वास के लिए बता देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस 3400 करोड़, और जीवी एट मार्केट प्राइस ही जीडीपी होता है सर, जीवी एट मार्केट प्राइस ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। तो चलो 3400 करोड़ मेरे पास आ गए, मेरे पास नहीं आए, एट ग्रॉस वैल्यू आ गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड से मुझे जाना है सर अगेन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा इसमें से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करूंगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है कि मेरे पास, हाँ है 500 के, चलो मैं हटा देता हूँ 500। मुझे इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना है, मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी डिस्कस किया था ये चीज। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है सर मेरा, दिया ही नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो छोड़ लो, कुछ नहीं करेंगे। फिर मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन हटाना है सर, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, डेप्रिसिएशन, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन होता है, अलग वर्ड यूज कर लिया। तो मेरे पास आ गया नेट नेशनल फैक्टर एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर रेंट इंटरेस्ट नहीं लोगे, अरे नहीं बेटे, वो तो कंफ्यूज करने के लिए देके रखा है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए देके रखा है आपको। तो चलो कितना आया मेरा, 3400 में से 500 गए तो 2900, 2900 में से और 200 मेरे चले गए तो बिकम्स 2700। तो दिस इज माई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या यहाँ पे मेरा वही आया, देखो मेरा वही आया। अब मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल गया, और नेट नेशनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला क्या होता है पता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि सैलरी प्लस ऑपरेटिंग इनकम यानी रिप रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसमें मिक्स्ड इनकम ऐड कर देंगे, और इसमें क्या ऐड कर देना है सर, डेप्रिसिएशन ऐड करना है क्या, नेट है नेट, नेट है नेट, ठीक है। तो नेट नेशनल है ये, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी 2700 आ गया। मेरे पास कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया होगा, देखो 800 है, तो 800 मेरे पास है। मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम मुझे दे के रखी है सर इन्होंने 400, तो 800 प्लस 400 इज इक्वल टू 2700। तो अगर इसको करोगे तो 2700 में से 1200 हटा दो, 2700 में से 1200 हटा दो, 0051, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1500 करोड़। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। क्या आप वैल्यू आउटपुट एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल ये होमवर्क के लिए बहुत आसान समय, बहुत आसान समय। सेम नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे भी सेम है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, और फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड को आगे एडजस्टमेंट करके आपको आना है एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। यहाँ पे देखो ये वाला सम क्या है, बड़ा सम दिखता है मुझे थोड़ा, कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अभी एक्सपेंडिचर इनकम मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड है, चलो खर्चे निकाल लेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट फैक्टर, नेट इंटरेस्ट। देखो एक्सपेंडिचर पहला मिला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आप जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का, इंडिविजुअल का। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी एक्सपेंडिचर है सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन वर्ड यूज किया है नेट। नेट यानी मैंने अगर टोटल 100 रुपए की मशीनरी खरीदी, उसमें 10 का डेप्री तो 90, तो दिस 90 इज नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे नेट डोमेस्टिक नहीं लगता सर, मुझे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लगता है। तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, 770 में नीचे ही देखे रखा था वो कंजम्पशन डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, ये ऐड करके मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर और कौन सा है, रेंट इंटरेस्ट मिक्स्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100। तो चलो 2000 मेरा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें मुझे 770 प्लस 130 मतलब ये 100, 800, 900, तो 900 रुपीज मुझे ऐड करने हैं एज कैपिटल फॉर्मेशन। समझा ना, यहाँ पे नेट वर्ड यूज किया इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, बिफोर डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 1100 का है, कितना आ गया है, 2000 प्लस 2900, 3000, 3100, 3100,
और यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला में हमने शायद मिस कर दी, चलो फॉर्मूला में चलेंगे एक बार वापस, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला में कर गया। एक्सपेंडिचर मेथड देखो, एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है। एक्सपेंडिचर मेथड से जो मुझे मिलता है दैट इज बेसिकली नेट एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने हैं इसमें, अरे बाप रे, चलो वो भी कर देते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में कहा गया भाई, हाँ, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 3100 मेरा क्या आ गया सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, गवर्नमेंट फाइनल ऐड कर दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक ऐड कर दिया, दैट इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन वाला, और नेट एक्सपोर्ट्स भी इसमें ऐड करने सर, नेट एक्सपोर्ट्स भी इसमें ऐड करने। जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने को नहीं बोल रहा हूं बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे तो जी का एन हो जाएगा, सॉरी डी का एन हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह ग्रॉस नेशनल हो जाएगा। मैं नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करने को बोल रहा हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है कि इंडिया में बाहर के लोग आके कितना पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया के लोग बाहर जाके कितना पैसा कमा रहे हैं, इंडिया के लोग बाहर जाके कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इस रेड में से ये ब्लू हटा दो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा। मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब मैंने इंडिया से कितना माल बाहर बेचा और कितना माल इंडिया में मैंने खरीदा, इंपोर्ट किया विदेश से, बस नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दो तो इट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस विद एक्सपेंडिचर मेथड, विद एक्सपेंडिचर। तो 3100 है, नेट एक्सपोर्ट्स 30 है मेरे, मेरा शायद कैलकुलेशन का कोई मिस्टेक हो गया। 2000 प्लस 900, 2900 प्लस 1100, 0000234, सो दिस बिकम्स एज 4000। तो मैंने गलती से 31 से लिखा, इट इज 4000, और यहाँ पे आप नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर दोगे तो दैट कम्स टू रुपीज 4030 करोड़। दिस इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस विद एक्सपेंडिचर मेथड सर। मेरे को तो नेशनल इनकम चाहिए, दैट इज नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मेरा निकला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दोगे तो आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे, डेप्रिसिएशन हटाओगे तो जी से एन पे आ जाओगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो डी से एन पे आ जाओगे। तो चलो 4030 में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, मुझे दिया है कुछ, दिया है क्या, कुछ दिया है, दिया है कुछ दिया है, देखो 20 रुपीज, तो चलो 20 रुपीज ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन हटाना है, डेप्रिसिएशन दिया है सर, देखो डेप्रिसिएशन आपको कहाँ पे दिखेगा, मैंने बताया नहीं 130, डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर दूंगा मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और इसमें मुझे क्या ऐड लेस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहाँ पे दिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये देखो 120, तो 120 यहाँ से मैं लेस कर दूँ। तो अगर आप ये करोगे 4030 माइनस 130 प्लस 20 माइनस 120 करोगे तो 3800 करोड़। तो दिस इज योर नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और अभी इनकम मेथड से निकालना है, इनकम मेथड से निकालना है तो अपने को इनकम निकालनी पड़ेगी। तो देखो एम्प्लॉइज की इनकम, कंजम्पशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी, फिर इसमें आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, दिख रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये देखो 1820। ये रेंट इंटरेस्ट इसको मत ले लेना सर, क्यों दिया है ना यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से, इसी में एडेड है तो इसको नहीं अलग से लेना है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेंगे। फिर इसमें और क्या ऐड करते हो सर, आप मिक्स्ड इनकम ऐड करते हो जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते इनटू, तो ये ऐड कर देना है। और यहाँ पे क्योंकि हम एन पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो अपने को फॉरेन इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किधर 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 दिया है क्या, ये देखो दिया 20, क्या ऐड करना है, तो 1200 प्लस 20 प्लस 700 प्लस 1820। अगर आप ये करोगे 1200 प्लस 1820 प्लस 20 प्लस 700, तो इट वुड बी 3740 करोड़। देखो यहाँ पे नेशनल इनकम अलग है विद इनकम मेथड, एंड यहाँ पे नेशनल इनकम अलग है विद एक्सपेंडिचर मेथड। यही होता है सर, करना पड़ता है, चलता है। दिस वन इज फॉर होमवर्क, सेम है, कुछ भी नहीं, जीडीपी फैक्ट निकालना है, विद द एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे आपको निकालना है। आगे चलते हैं रीजनल अकाउंट्स, जैसे इंडिया की नेशनल इनकम निकलती है वैसे स्टेट वाइज भी निकलती है, ऐसा ये कहना चाहता है। स्टेट वाइज निकालते वक्त है ना, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो किसी एक स्टेट की इनकम निकालते वक्त एचडीएफसी बैंक का इनकम उसमें कैसे लेंगे सर, एचडीएफसी भी तो इनकम कमाएगा, एचडीएफसी भी तो एक्सपेंडिचर करेगा, तो कैसे करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ वो बिजनेस जो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाते हैं रीजनल अकाउंट्स में नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में काम करता है, तो इसका इनकम, इसका एक्सपेंडिचर महाराष्ट्र स्टेट की कैलकुलेशन में आना चाहिए, लेकिन एचडीएफसी तो पूरे देश में काम करता है। तो तो जब आप किसी स्टेट का इनकम निकालते हो उसको कहा जाता है स्टेट इनकम या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो जीडीपी की जगह नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये काम कौन करता है, ये मैंने पहले भी फर्स्ट लाइन में बताया था आपको, स्टेट डायरेक्टर ये काम करते हैं। इशू है एमसीक्यू में क्या रेलेवेंट है सर, ये रेलेवेंट है कि जब स्टेट इनकम एस्टिमेट बनाओगे ना, कुछ एक्टिविटीज, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिजनेसेस है,
दे आर स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर नेशन, दे कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, इसलिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन, उनका इनकम कैनॉट बी असाइन टू एनी वन स्टेट। एंड ऐसे चीजों को कहा जाता है सर सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। क्या कहा जाता है? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। तो आपको पेपर में एमसीक्यू 100% आएगा, जो बाउंड्रीज के बाहर भी जाती, जिनकी इनकम पता नहीं, एलोकेट नहीं कर सकते, उनको क्या कहा जाता है? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। हमेशा याद करना है। इनको भी हम एलोकेट करेंगे सर हर एक स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट इंडिकेटर। एचडीएफसी का करना है तो देखेंगे ना, महाराष्ट्र में जितनी ब्रांचेस है उतने इनकम महाराष्ट्र को मान लेंगे। वी कैन डू यूजिंग द रिलेवेंट इंडिकेटर, दैट्स इट। आगे आ जाता है, क्या जीडीपी वेलफेयर बताता है? जीडीपी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ऐसा है कि अपना देश बहुत प्रगतिशील देश है। देश में लिकर बहुत बनती है, दारू इतनी बनती है, बहुत बिकती है, बहुत गवर्नमेंट पैसा कमाती है, तो जीडीपी तो बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होगा। क्या ये वेलफेयर बताता है? डज इट शोज दैट द नेशन इज इन अ गुड स्टेट? नो। तो जीडीपी कैन नॉट शो द वेलफेयर। जीडीपी किसी भी देश का वेलफेयर नहीं बता सकता। जीडीपी ओनली शोज द इनकम ऑफ द नेशन। तो सर कौन सी चीजें जो पकड़नी चाहिए लेकिन जीडीपी कंसीडर नहीं कर पाता? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या? यार आप तो सीधा बोल रहे हो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा पर कैपिटा। मुझे बताओ फिर इस ऐसे केस में भिखारी क्यों है इस देश में, और कोई लोग इतने अमीर क्यों है? तो इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और ये जीडीपी कंसीडर नहीं करता। फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड बाय जीडीपी, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स वेलफेयर। वेलफेयर यानी क्या? सब समान है, सब अच्छे जी रहे हैं। इंडिया में वैसा है नहीं, किसी भी देश में जनरली ऐसा होता नहीं। तो जीडीपी डज नॉट शोज वेलफेयर बिकॉज इट डज नॉट कंसीडर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इट डज नॉट इंक्लूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। जैसे अरब देश है, अरब देश है, दुबई है, या फिर कोई देश है, सालों जन्मों जन्मों से सिर्फ ऑयल निकाल के पैसे कमा रहा है, जीडीपी बढ़ा रहा है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी वहां पे कुछ आई नहीं, कुछ नहीं आया, ट्रेडिशनल मेथड से पैसे कमा रहे हैं। तो जीडीपी डज नॉट कंसीडर्स द क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द वेलफेयर। प्रोडक्शन सीडन फ्रॉम गवर्नमेंट, अरे ड्रग्स है, गैम्बलिंग है, तब करते हो, सट्टा वट्टा लगाते हो, इलीगल चीजें पकड़ नहीं पाते उनको आप, तो जीडीपी ये कंसीडर नहीं होती। अगेन इट डज नॉट शोज वेलफेयर। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, नॉन मार्केट छुप छुप के जो प्रोडक्शन करते हो आप, छुप छुप के, छुप छुप के क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए, हाँ, हेल्थ ऑफ अ कंट्री सिटीजन। किसी देश में लोग कितने अच्छे हेल्थ में रहते हैं, कितने अच्छे हेल्थ, मतलब जैसे अगर आप आपके देश में हॉस्पिटल्स बहुत चलते हैं तो जीडीपी बहुत चलेगा, जीडीपी बहुत बढ़ेगा। बट देन सर हॉस्पिटल ज्यादा चलते हैं, दैट मीन्स दैट आपके देश की हेल्थ बहुत खराब है। तो नॉन मार्केट चीजें जो होती है ना, वो कंसिडर नहीं होती है। आप एजुकेशन लेवल्स, कौन कितना होशियार है, कितना मठ है, पता नहीं। आजकल तो लोग बोलते हैं मैं इतना पढ़ लिख के डिग्री लिया और मुझे तो इतना ही मिलता है, जबकि वो नहीं क्या, वो डॉली चाय वाला एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या बिल गेट्स के साथ, बिल गेट्स को चाय पिलाया उसने, समझ रहे हो? तो एजुकेशन लेवल नहीं डिफाइन कर सकता सर जीडीपी, जीडीपी नहीं बताता वो। नेक्स्ट होता है डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर। जीडीपी बदला है, बढ़ रहा है, मतलब लोग बहुत काम कर रहे हैं देश में, बहुत काम कर रहे हैं, मतलब लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो लीजर मतलब मजे के टाइम कम होते जा रहा है। अगेन जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट्स वेलफेयर। इकोनॉमिक बैड्स, इकोनॉमिक क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती है। बॉम्बे देखो, कितना जीडीपी हाई बॉम्बे का, लेकिन कितना ज्यादा क्राइम है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन है। चलो क्राइम तो बहुत कम हो गया बॉम्बे में क्योंकि पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, बट देन पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है। ओके, वॉलंटियर फोकट में काम करते हैं। मैं खुद वॉलंटियरिंग करता हूँ टीचिंग की एक जगह पे, जाके पढ़ाता हूँ गरीब बच्चों को, रूरल पीपल। सो वॉलंटियर का वर्क होता है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट कंसिडर्ड इन जीडीपी। अगेन जीडीपी में कंसिडर नहीं होता तो डज नॉट रिफ्लेक्ट वेलफेयर। देन तो ऐसी सारी तीन चार और दो तीन चीजें पढ़ लेने, तब टाइम पास है ये। आई जस्ट वांट टू से इन वन लाइन, जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट वेलफेयर। पेपर में इनमें से कोई भी एक दो तीन आ जाएंगे, बोलेंगे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट जीडीपी डज नॉट कंसिडर। ठीक से टिक करके आ जाना सिर्फ। अब मुझे बताओ नेशनल इनकम की लिमिटेशंस क्या है, ये भी आपको एमसीक्यू में बनेगा। अरे यार इतने मेथड्स है, आप लोग कंफ्यूज हो गए पढ़ते पढ़ते। सोचो जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने पागल हो जाते। दैट इज नो एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। कोई बोलता है हमने मान लिया है, हमने माना है इंडिया में नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, हमने माना है, इस पे अग्रीमेंट नहीं है सर। देन एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मुझे ही नहीं पता। आप, मैंने आपको आसानी से बोल दिया कॉटन खरीदा है शर्ट बनाने के लिए, तो कॉटन को इंटरमीडिएट मान के माइनस कर दो। अरे कितना डिफिकल्ट है ये डिटरमाइन करना कि इंटरमीडिएट कौन सा और फाइनल कौन सा है। कॉटन किसी सेक्टर के लिए फाइनल प्रोडक्शन है सर, और किसी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल है। ट्रांसफर पेमेंट, यहाँ से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, फॉरेन में आपका बच्चा काम करता है, इंडिया में सिर्फ आपकी खर्चे के लिए पैसा आप भेज रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स, इसका सबसे बड़ा इशू है, समझ में नहीं आता। आप क्या पूछोगे हर एक से जाके, बता भाई पैसे क्यों ट्रांसफर किए इंडिया में। सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो गुड्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है उनका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, सेल परचेस रहता है, वो बहुत टाइम बाद होता है। तो अगेन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इनका कैलकुलेशन में कैसे पकड़े। क्योंकि देखो मैंने मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी आज मैंने खरीदी, तो आज क्या जीडीपी में आ गई, लेकिन ये चलेगी तो सर 10 15 20 साल ना, तो 10 साल तक बेनिफिट देगी। लेकिन आप इसको आज के आज में पूरा ऐड कर रहे हो। अगेन दिस इज अ लिमिटेशन सर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
दैट इज सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप नहीं समझा पाते हो किस इंडिया में किसका कितना इनकम है, आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, इम्पॉसिबल है, वो कोई नहीं बताएगा देयर इनकम। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट रियल प्राइस निकालते हो तो मैंने क्या बोला, रियल प्राइस यूज कर लो। रियल प्राइस कब यूज कर सकते हैं, मान लीजिए 10 साल पहले एक कंपनी थी रेमंड जिसका शर्ट बिकता था 100 रुपए में, तो आज भी वो शर्ट बेचती तो मैं 100 रुपए पे उसको मानूंगा जीडीपी एट रियल प्राइस में। अरे लेकिन आज मैंने कोई नया प्रोडक्ट ला लिया जैसे ड्रीम इलेवन, नया सर्विस आ गया एकदम बेटिंग का, इसको कैसे कांस्टेंट प्राइस निकालोगे, इसको ये तो पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो ये वाला एक लिमिटेशन आ गया सर। एंड गवर्नमेंट सर्विसेज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिविल हॉस्पिटल में सब कुछ चीजें फ्री में हो जाती है जबकि उसका मार्केट प्राइस करोड़ों का होता है। कोरोना वैक्सीन करोड़ों करोड़ों रुपीज की थी, फ्री में प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट सर्विसेज का वैल्यूएशन नहीं हो सकता। और ये कुछ अदर चैलेंजेस है सर, डेटा सही से मिलता नहीं, लोग झूठी झूठी चीजें बता देते। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, कोई सेक्टर है जो नॉन मोनेटाइज है, जैसे मैंने बोला अभी मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ, तो इट इज अ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, वहां पे पैसा नहीं मिलता, बट देन सर्विसेज तो है ना सर, ये कंसिडर नहीं होता। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब भी आप कोई प्रोडक्शन लेते हो, मैंने खुद के लिए कोई चीज निकाल ली फॉर माय ओन कंजम्पशन, तो अगेन यहाँ पे उसका उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तीनों चीजें भी इसमें आ जाएगी। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी इसमें रेलेवेंस नहीं है ज्यादा, ये तब रेलेवेंट था जब सीए इंटर में ये चीजें आती थी फॉर थ्योरी, पहले इकोनॉमिक्स थ्योरी के लिए होता था इन सीए इंटर, आपके लिए रेलेवेंट नहीं क्योंकि आपको आने वाले एमसीक्यू, तो आपको ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ताकि अगर एमसीक्यू में दिख जाए तो यू कैन मार्क। एंड विद दिस वी हैव completed the complete unit 1 of the chapter 6। thank you so much guys।